नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी अपने जो चैनल्स हैं, अपने जो शोज हैं, उनके दर्शकों को आज देश की एक महान शख्सियत से रूबरू करने जा रहा हूँ, मेजर जनरल अरविंद माथुर साहब। नमस्कार, जय हिंद। बड़ा गौरव का विषय है कि आज हम इनके साथ उपस्थित हैं। सेना के जितने भी लोगों से सभी लोग इंस्पायर हैं, पूरा देश इंस्पायर है कि कैसे आज हम उन्हीं की वजह से सरहदों के पार सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो आज एक ऐसी शख्सियत जिसने एक बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त की, मेजर जनरल जैसे एक उच्च मुकाम पे पहुंचे, ऐसे माथुर साहब हमारे बीच में हैं। हम आज इनसे जानेंगे इनकी सक्सेसफुल स्टोरी, क्योंकि इन्होंने जयपुर राजस्थान का नाम पूरे देश में गौरव फैलाया, पूरे विश्व में गौरव फैलाया जयपुर राजस्थान का। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और नेचुरली इनके वर्गनाएं, इनके पास बैठने से मेरे में भी कुछ ना कुछ गुण तो अवतरित होंगे। तो सेना के कुछ पल जो हम दूर से देखते हैं, सर्दी गर्मी, और एक मिनट में जब अपन युद्ध के अंदर जान हमेशा हमारी जोखिम में रहती है और जाती रहती है। आए दिन युद्ध में या ऑपरेशंस में विभिन्न तरह की जब कोई खतरों में गिर जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े जब खतरे शहरों में भी आ जाते हैं, जैसे कुएं में कोई बच्चा गिर गया, या तब भी सेना के लोग ही उसमें एक विशेष मदद कर पाते हैं और हम इनकी वजह से आज एक सुचारू जीवन जी पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको नमन करते हैं। आपका हम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके साथ पूरे सेना के लोगों को नमन करते हैं। थैंक यू। तो सर, कैसे आपके इंस्पायर हुआ? आप जयपुर से ही हैं? हाँ, देखिए, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरा जो सेना में जाने का जो रुझान था, उसकी एक छोटी सी कहानी नहीं कहूँगा, एक छोटा सा वाकया, उसकी वजह से मैं सेना की तरफ गया। मेरी माँ ऑल इंडिया रेडियो में सर्विस करती थी। 71 की जब लड़ाई थी, उस समय ऑल इंडिया रेडियो से बहुत कवरेज जो हुआ वो मेरी आंखों के सामने मैंने देखा किस प्रकार से वॉर कवरेज हुआ था, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। तो तब मैंने सोच लिया था कि मैं प्रयास करूंगा कि किसी न किसी तरह से मैं सेना में जा सकूं। उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन की, स्काउटिंग ज्वाइन की, और उसके बाद मैं 1977 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सिलेक्ट हुआ और मैं वहाँ चला गया, और कुछ समय पश्चात में कमीशन ऑफिसर बन गया। आपकी जो एजुकेशन है वो जयपुर में प्राय हुई? हाँ, मैं जयपुर में महावीर स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ, और महावीर स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त करी, और जो भी मैं आज हूँ अपने स्कूल को मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। और जो मेरे को संस्कार, जो मेरे को शिक्षा स्कूल में दी गई, वही मेरे साथ मेरे को इस मुकाम तक लेकर के आई है। ये बात मैं आपको साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल के जो संस्कार हैं, हमारे स्कूल के जो गुरुजन हैं, वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन लॉट था, और उनकी वजह से मैं आज जिस जगह पर हूँ वहाँ पर पहुँचा हुआ। मुझे अच्छी तरह अवधि तो याद नहीं है, लेकिन क्या जो महावीर स्कूल में माननीय श्रीमान शिक्षाविद तेजकरण जी डंडिया साहब, उनका भी आपको साथ? बिल्कुल, तेजकरण जी डंडिया साहब का आशीर्वाद हमारे पास पर्सनली हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहा है। और तेजकरण जी डंडिया एक बहुत महान नाम है राजस्थान में, भारतवर्ष में, और उनके जैसे गुरु बहुत मुश्किल से सदियों में निकल करके आते हैं। और जो उनका आशीर्वाद, जो उनके संस्कार, जो उनकी शिक्षा आज तक हमारे साथ है, और जो हम पहले करते आए हैं और आज तक कर रहे हैं, उसी चीज़ का परिणाम है। आप एक इतने ऊंचे शिखर पे पहुंचे हैं, मेजर जनरल का पद सेना में, एक ऊपर के रैंक में तीसरा चौथा रैंक होता होगा, तीसरा, तो तीसरा रैंक होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक, तो और भी आपके जैसे सेना के जो पद होते हैं उनके सामने तो मैं समझता हूँ कोई भी जो इंस्पायरिंग है वो छोटी। देखिए, मैं तो आपके साथ साथ जैसे महावीर स्कूल का आपने नाम लिया, तो और भी आपके साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कीर्ति स्थापित करी हो विभिन्न क्षेत्रों में, सेना में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत घमंड के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारा जो महावीर स्कूल का बैच था, वो मेरे ख्याल से
सर्वोत्तम बैचेस में से एक था और हमारे स्कूल के बच्चों ने जो मुकाम हासिल करे हैं, चाहे वो प्रदेश का मुख्य सचिव हो या किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कोई माइनिंग किंग है इंडिया का, कोई केबल्स की दुनिया में ताज है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे लोग, और उसके अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है, वो तमिलनाडु हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हुआ है। तो हमारे स्कूल में स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े और ख़ास करके हमारे बैच के बच्चे बहुत आगे बढ़े। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजह ये थी कि वातावरण स्कूल का, संस्कार स्कूल के, आशीर्वाद तेजकिरण जी डांडिया और उनकी टीम का, और यही एक वजह थी कि आज हमारे स्कूल के बच्चे चारों दिशाओं में अपने डंके बजवा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप देखेंगे किस प्रकार से हमारे बच्चे आगे बढ़ते चले बड़ी गौरवशाली बात कही आपने कि यानी आशीर्वाद का, शुभकामनाओं का प्रभाव पड़ता है अगर सच्चे मन से आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल, तो कोई संदेह नहीं इसमें। तो बहुत से लोग ऐसे जो इस आपके जो चुनौतियां हैं, क्योंकि इतना मैं भी ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, तो लेकिन जो आपने इतना बड़ा उच्च पद प्राप्त किया सेना के अंदर, और जिसका मतलब, और जयपुर का नाम आपने, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि तेरे जो सेना में काम करने का तरीका है और जो बाकी जगह पे काम करने के तरीके, उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। और वो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि लोग मैनेज पीपल टू वर्क। जो बाहर होता है उनको आप अपने लोगों को जो उनके आपके साथ काम करने हैं, उनका आपका काम है कि उनको काम करवाएं और परिणाम हासिल करें। जबकि एक सैनिक लीडर का, मिलिट्री लीडर का काम है टू लीड पीपल टू डेथ। मैं आपसे, अपने जवान से क्या चाहता हूं? मैं अपने जवान से चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलो लड़ाई के मैदान में और वहां जाकर के अपने प्राणों की आहुति दो। तो ये जो लीडरशिप का मुकाम है, ये बहुत मुश्किल, किसी आदमी को अपनी जान देने के लिए मोटिवेट करना, ये बहुत आसान काम नहीं होता है। और ये इसलिए इसके लिए एक विशेष लीडरशिप क्वालिटीज, और ये उसको, इस जवान को इसके लिए तैयार करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सारी जनता, देश की जनता मानती भी और स्वीकार करती है, नमन भी करती है, क्योंकि जो वो कर सकते हैं उन्हीं के वजह से सब कुछ सुरक्षित है। बाकी सब काम करना तो आसान होता है, लेकिन गोली लेकिन मैं आपको एक बात फिर यहीं कहीं दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, और मैं हर कई मंचों पे इस बात को कह चुका हूँ कि देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, उसका एक बहुत अच्छी परिभाषा मेरे हिसाब से है। और वो परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति जो जहां भी जो भी काम कर रहा है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, कोई बेटी आपकी फैशन इंडस्ट्री में कुछ काम कर रही है, तो जहां भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को इफ यू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, ओनली विद वन कंडीशन अटैच टू इट, राष्ट्र प्रथम, देश सर्वोपरि। और राष्ट्र प्रथम की भावना से कोई भी काम कहीं भी बैठ करके जो भी कर रहा है, वो सच्चा राष्ट्रभक्त है। चाहे वो पढ़ा रहा है, या चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में है, या सिनेमा के क्षेत्र में आपकी तरह से है, या किसी भी क्षेत्र में है। भावना नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, ये एक लाइन में हर एक को जरूर बोलता हूं। और जब ये भावना आपके अंदर है, तो मुझे लगता नहीं कि हमारे देश को धन्यवाद। रोक सकता बहुत ही मतलब सबको आपने मतलब अपनी अपनी जगह कर्तव्य का एहसास कराया, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ऐसे भी प्रसंग होंगे, क्या होता है जब आदमी इतनी बड़ी आपकी यात्रा रही, क्योंकि से तो उस यात्रा के दौरान कई तरह की चुनौतियाँ पॉलिटिकल भी आती है, और युद्ध में भी और ऑपरेशंस में भी सीनियर्स और अपने जूनियर्स वो जो होते हैं, या कई तरह के ऐसे प्रसंग आते हैं। मैंने सोचता हूँ कुछ का अगर आप देखिए, जहाँ तक प्रसंगों का सवाल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक प्रश्न जो मेरे से अक्सर किया जाता है कि भाई एक सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहता है। वो एक सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए किसी तनख्वाह, किसी पैसे, किसी रिटर्न की वजह से नहीं रहता है, कि आप बिल्कुल समझ लें। ये एक सैनिक जो अपने प्राण देता है, उसके बिकॉज उसको ट्रेनिंग के दौरान और उसकी जर्नी के दौरान एक सेल्फ एस्टीम उसके अंदर पैदा की जाती है। वो सेल्फ एस्टीम जो होती है, वो उसकी यूनिट, जो कि जिस पलटन में वो रहता है, जिस पलटन में वो जिंदगी निकालता है, उस पलटन की सेल्फ एस्टीम के साथ उसको अलाइन किया जाता है, और वो राष्ट्र के प्रेम, राष्ट्र के की भावना के साथ अलाइंड होती है। तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो पलटन की इज्जत है, नाम, नमक और निशान है,
इसकी वजह से सैनिक हर वो काम करने को तैयार है जो कि उससे कहा जाता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न जाए। नाम, नमक, निशान, रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये 3 चीजें हैं पलटन के नाम के लिए, देश का नमक खा रहे हैं उसके लिए, और जो निशान है आपका, जो आपकी ताकत है, जो आपका तिरंगा है, जो आपके पलटन का झंडा है, वो। तो ये चीजें हैं जो कि उसको अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित करती हैं। सेल्फ एस्टीम अलाइंड टू सेल्फ एस्टीम ऑफ द बटालियन एंड और यूनिट एंड फर्दर अलाइंड टू द सेल्फ टू द नेशनल कॉज। कोई कुछ ऑपरेशन ऐसे हों या देखिए, ऑपरेशंस बहुत किए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतवर्ष की सेना जो है वो अन्य सेनाओं से क्यों भिन्न है। वो इसलिए भिन्न है कि अन्य सेनाएं जब युद्ध करती हैं तो सिर्फ युद्ध है, आमने सामने की लड़ाई है, जबकि भारतवर्ष की सेना 4-5 आमने सामने के युद्ध कर चुकी है और अब पिछले 50 वर्षों से एक बहुत बड़े छद्म युद्ध के उसमें प्रपंच में फंसी हुई है और लगातार युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में और भारतवर्ष के कुछ और अन्य भागों में इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। तो जहां तक सवाल ऑपरेशंस का है, जहां तक सवाल युद्ध जैसी परिस्थिति का है, पूरे भारतवर्ष की सेना लगातार इस प्रकार की परिस्थितियों में बनी हुई है। और ये जो युद्ध होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है, इसमें आपको ये नहीं पता कि आप कैसे उसके ऊपर किस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ा भारी चैलेंज है। लेकिन एक बात मैं घमंड के साथ फिर कहूंगा कि आपकी सेना इस चैलेंज में पूरी तरह से सफल होकर के वो उभर करके आई है और उसने कश्मीर के हालात सुधार दिए। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में लगभग इंसर्जेंसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, वहाँ पूरा काम शुरू हो गया। एक और चीज मैं बताऊंगा क्या होता है, जैसे ये लेसन जो है, ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उससे भी उभर करके आया है कि जब भी सेना काम करती है तो सेना अकेले सिर्फ ग्राउंड पे नजर अकेले आती है, लेकिन उसके पीछे पूरा देश, उसके पीछे सिनर्जी, पॉलिटिकल विल, जो ब्यूरोक्रेटिक, जो लोग, तमाम लोगों का एक बहुत जबरदस्त सिनर्जी की आवश्यकता होती है। होल ऑफ अ नेशन अप्रोच आपको चाहिए अगर आपको कोई लड़ाई करनी है। जो लड़ाई अभी यूक्रेन रशिया में चल रही है उसमें इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, उसमें साइकोलॉजिकल फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, मीडिया फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है, राजनीतिक अपने अलग बात बोल रहे हैं, पुतिन अलग बोल रहे हैं। तो ये तमाम बातें देखने की हैं। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि कोई भी इस प्रकार का जो युद्ध होता है उसमें होल ऑफ अ नेशन अप्रोच, चाहे वो छद्म युद्ध हो या डायरेक्ट युद्ध हो, और उसमें सिनर्जी, आपस में मेल जोल और ये सब चीजें बहुत आवश्यक तो होती हैं। और ये आप समझ लें कि भारतवर्ष में ये चीज खास करके पिछले 8-10 वर्षों में बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को हम करते चले आ रहे हैं और हमने सारे युद्ध जितने भी लड़े हैं सब जीते हैं, चाहे वो डायरेक्ट युद्ध हो या छद्म युद्ध हो।